सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एसपी सिंह। और आज हम क्लास 10th साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा एंड देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो सेपरेट आएगा। सो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से। दैट इज अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड एमीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन द सर्किट डायग्राम ऑफ फिगर 12.1। द करेंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी। सो क्वेश्चन है, आपके पास एक फिगर दिया है जिसमें 3 सर्किट डायग्राम्स बने हुए हैं। इन तीनों सर्किट डायग्राम्स में एक बैटरी, एक एमीटर, एक रेजिस्टेंस और एक की अटैच्ड है। ओके, सो सिंपली इन तीनों सर्किट डायग्राम्स में डिफरेंस ये है कि कंपोनेंट्स को आगे पीछे करके लगाया हुआ है। और आप ये जानते हैं कि कंपोनेंट्स को आगे पीछे करने से करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि करंट जो होता है आई, वो आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, ओम्स लॉ के हिसाब से। ओके, सो आई किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी बैटरी कितने पोटेंशियल डिफरेंस की है, और आपका रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट कितना लगा हुआ है आपके सर्किट में। ओके, सो करंट को ये कंपोनेंट्स आगे पीछे लगाने से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो सबसे पहले आप देखिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो तीनों सर्किट्स में सेम है। ठीक है, ये जो बैटरी लगी हुई है ये तीनों सर्किट्स में सेम पोटेंशियल डिफरेंस की है, क्योंकि अगर अलग होता तो इसमें डिनोट किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो रेजिस्टेंस है वो तीनों सर्किट में सेम है। ठीक है, आर आर एंड आर। ठीक है, सो तीनों सर्किट्स में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, आर भी सेम है, यानी वी की वैल्यू सेम, आर की वैल्यू सेम, तो तीनों सर्किट में आई की वैल्यू भी तो सेम ही आएगी। तो जब आई की वैल्यू सेम आएगी यानी कि तीनों जो एमीटर्स हैं वो सेम रीडिंग जो है मेजर करेंगे। तो जब सेम रीडिंग आएगी तीनों की, तो द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी, सो डी ऑप्शन, द सेम इन ऑल द केसेस। ओके, सो आवर आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। in the following circuit, heat produced in the resistor or combination of resistor connected to a 12 volt battery will be। तो ये आपके पास फिगर दिया हुआ है, इसमें 3 आपके पास सर्किट डायग्राम है। इसमें पूछा गया है कि इसमें से हीट प्रोड्यूस जो होगी वो मैक्सिमम किस में होगी या मिनिमम किस में होगी, कंपैरिजन पूछा है। सो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम वेबसाइट्स पर या मैक्सिमम टीचर्स ने गलत सॉल्व करवा रखा है। ओके, सो मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, सो देखिए शुरू करते हैं। आपने जो हीट है वो हीट के आपने कितने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ा है H = VIT, एंड देन उसके बाद H = I²RT, एंड देन एक और H = V² इंटू टी। ये जो H = V² इंटू टी है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में नहीं डिनोट किया, बट ये पावर का फॉर्मूला जो होता है V²/R, तो पावर के फॉर्मूले में जब आप टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हीट आ जाता है, तो वहीं से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो आपने पावर के ये 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए, जो टीचर्स क्या करते हैं कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ रखा है आपने, जो एनसीईआरटी में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दिया है, वो ये बोलता है H = I²RT। ठीक है, सो उसमें ये बोला गया है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है रजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के। ठीक है, रेजिस्टेंस के, तो आर की जगह आप आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। इन तीनों केसेस में आर की जगह आर इक्विवेलेंट ही होता है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सो टीचर्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट देख लेते हैं कि तीनों केसेस में आर इक्विवेलेंट कितना है। ठीक है, जैसे कि आप, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में जो आर इक्विवेलेंट है वो केवल एक ही रजिस्टर लगा हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट वही रहेगा, कितना, 2 ओम। उसके बाद सेकंड केस में जो आपका आर इक्विवेलेंट है वो कितना रहेगा, 2 और 2 सीरीज में लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 ओम। एंड देन उसके बाद थर्ड केस में आपके जो 2 और 2 हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2/2, दैट इज 1 ओम। ठीक है, तो तीनों केसेस में हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट देख लेते हैं किस सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा है, और उससे कंपेयर करके बोल देते हैं उस आपके सर्किट में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। बट ये एकदम गलत मेथड है। ओके, क्यों गलत है, देखिए आपने डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट से कंपेयर कर दिया, जो कि एक गलत मेथड है। डायरेक्टली आप आर इक्विवेलेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हीट का जो कंप्लीट फॉर्मूला है जूल्स ऑफ हीटिंग के हिसाब से वो ये है I²R इंटू टी। ठीक है, I²RT। तो आपने आर इक्विवेलेंट कंपेयर कर लिया, क्या तीनों सर्किट में करंट सेम था, आपने ये तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तीनों सर्किट में जब रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट भी तो अलग अलग होगा, और जब करंट अलग है, रेजिस्टेंस अलग है, तो तीनों सर्किट में हीट की वैल्यू भी अलग आएगी। देखिए टाइम के बारे में तो कुछ नहीं बोला यहाँ, तो जब टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला तो आप टाइम तो सेम लेके चलेंगे। ठीक है, सेम टाइम के लिए करंट आपका फ्लो कराया गया सर्किट में। ओके, सो आपको ध्यान देना है आई और आर पर। ठीक है, सो आपने आर से डायरेक्टली कंपेयर कर लिया, आप आर से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे, वो कब कर सकते थे, जब तीनों सर्किट में करंट सेम फ्लो कर रहा होता तब। बट यहाँ करंट सेम फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि तीनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है।
और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है तीनों बैटरीज में। तो आप आर की जो आई की वैल्यू निकालेंगे वो तीनों सर्किट में अलग आएगी, और जब आई की वैल्यू अलग आएगी, आर की वैल्यू अलग है, तो हीट की वैल्यू तीनों सर्किट के लिए अलग हो जाएगी। आप चेक करके देख सकते हैं। तो वहां से आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, आपको फिर फाइंड आउट करनी पड़ेगी आर आई की वैल्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन है सॉल्व यहाँ से भी हो जाएगा, इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे वीआईटी से कर लीजिए। देखिए तीनों फॉर्मूले वैलिड हैं, तीनों फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, बट आपको वैल्यू सही पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आप इस फॉर्मूले से करना चाहें तो आई की वैल्यू पहले फाइंड आउट करिए, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट आपके पास है ही है, एंड देन पुट करिए और हीट की वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज तीनों सर्किट की, और आप कंपेयर कर लीजिए किस में ज्यादा है किस में कम है। अब देखिए सिंपल मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, ये देखिए थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास है, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट इनटू टी। ये फॉर्मूला देखिए मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले को यूज करने का फायदा क्या है। देखिए आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, सिंपली आर इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आपने ये जो दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, इन दो रजिस्टर्स का आपने एक रजिस्टर बना दिया, ठीक है। तो एक रजिस्टर बना दिया यानी कि सिंगल रजिस्टर लगा हुआ है, इन दो के बदले जैसे 2 और 2 पैरेलल में है, तो 2 और 2 पैरेलल में आपने कितना कर दिया 1 ओम, पैरेलल में जब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इनका 1 ओम, तो आपने 1 ओम का एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया इनके बदले। तो जब आपने सिंगल लगा दिया तो उस सिंगल को पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इन दो सीरीज में इनके बदले आपने 4 ओम का आर इक्विवेलेंट लगा दिया, तो यानी एक रजिस्टर आपने लगा दिया दो के बदले 4 ओम का, ओके। ऐसे ही इसमें 2 है तो वो तो 2 रहेगा ही, ठीक है, सिंगल है वो। तो आप देखिए ध्यान से कि आपके पास देखिए टाइम तो सेम था, क्योंकि टाइम के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, और आप ध्यान से देखिए जब आपने आर इक्विवेलेंट यूज किया तो वी की वैल्यू भी तीनों सर्किट में सेम है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, ओके। सो जब वी की वैल्यू सेम हो गई तो वी स्क्वायर की वैल्यू भी वही कांस्टेंट रहेगी तीनों केसेस में, और टाइम भी तीनों केसेस में सेम है। तीनों केसेस में चेंज क्या चीज हो रही है, आर इक्विवेलेंट। तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि दो चीजें तो सेम हो गई ना तीनों सर्किट के लिए। तो आप यहां से डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, आर इक्विवेलेंट के, ओके। सो ये आपने यहां से एक कंक्लूजन डेराइव कर लिया, ओके। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या लॉजिक देंगे कि सर हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पढ़ रखा है। भाई वो आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ रखा है, वहां पे आई यूज होता है टी यूज होता है, हमने इस फॉर्मूले में वी यूज किया है टी यूज किया है, तो हम इसके हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं, आप उससे इसको कंफ्यूज मत करिए, ठीक है। वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर कब होता है, जब आपका करंट सेम हो, जब करंट सेम है टाइम सेम है, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। आप जनरली भी बोल सकते हैं कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के होता है एक रजिस्टर में, बट हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देख रहे हैं, जब इस फॉर्मूले में हमारी दो चीजें कांस्टेंट हो गई तो हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर इक्विवेलेंट के। तो अब आप ये देख लीजिए कि तीनों केसेस में आर इक्विवेलेंट किसका सबसे कम है किसका सबसे ज्यादा है। तो देखिए ध्यान से आर इक्विवेलेंट, देखिए अब डायरेक्टली हम हीट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें आर इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा होगा उसमें हीट सबसे कम प्रोड्यूस हो रही होगी, और जिसमें आर इक्विवेलेंट सबसे कम होगा उसमें हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। तो यहां से अगर हम फाइनली आंसर डायरेक्ट लिखना चाहें, देखिए इसका एक मेथड क्या होगा कि आप ये पूरा फॉर्मूला लगाएं, आप वी स्क्वायर कैलकुलेट करें, आप आर कैलकुलेट करें, और फाइनल टी की वैल्यू तो है नहीं तो टी के टर्म्स में ही आंसर आएगा, तो आप डायरेक्टली वैल्यू निकालें, ठीक है। तो वहां से करके भी आप निकाल सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली आप ये देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें देखिए तीनों फॉर्मूले में आपके तीन तीन टर्म्स हैं, तो ऐसा फॉर्मूला देखिए कि दो टर्म्स आपके कांस्टेंट हो जाएं तो आप एक टर्म से कंपेयर कर सको, ठीक है। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली क्यों यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें देखिए दोनों दोनों टर्म जो हैं आई और आर वो दोनों चेंज हो रहे हैं तीनों सर्किट के लिए। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो वी है और टी है ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, केवल एक ही चीज चेंज हो रही है तीनों सर्किट में। तो हम यहाँ से डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर इक्विवेलेंट के, क्योंकि बाकी की दो चीजें तो चेंज हो ही नहीं रही, ठीक है। तो ये आप सिंपली मेरी बात समझिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट देखिए तीनों फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करके देखिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम अगर हम यहाँ से बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा किस में है, सेकंड केस में। तो सेकंड केस में अब देखिए सबसे कम किस में है, थर्ड केस में। तो यानी कि थर्ड केस में आर इक्विवेलेंट सबसे कम है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इसके हिसाब से सबसे ज्यादा किस में होगी, थर्ड केस में। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन थर्ड केस विल बी मैक्सिमम, एंड देन उसके बाद इसके बाद आर इक्विवेलेंट किस में ज्यादा है, फर्स्ट केस में। यानी कि हीट प्रोड्यूस जो होगी इससे ज्यादा किस में होगी, सॉरी इससे कम किस में होगी, फर्स्ट केस में। एंड देन सबसे ज्यादा आर इक्विवेलेंट किस में है, सेकंड केस में। तो सबसे कम हीट प्रोड्यूस जो होगी वो किस में होगी, सेकंड केस में, ठीक है। सो ये हमने फाइनली आंसर निकाल लिया, ठीक है। तीनों का कंपेयर कर लिया किस में हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी किस में सबसे कम होगी, ओके। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब आप देख लीजिए आपको ऑप्शंस क्या दे रखे, देखिए ये ऑप्शन दिया सेम इन ऑल केसेस, देखो हीट प्रोड्यूस सेम तो होगी नहीं तीनों केसेस में, देखिए अलग अलग आ रही है। उसके बाद मिनिमम इन केस फर्स्ट, देखिए केस फर्स्ट में मिनिमम है क्या, नहीं बीच में है, ठीक है, मीडियन है,
ठीक है। उसके बाद सी में क्या दे रखा है, मैक्सिमम इन केस टू। केस टू में मैक्सिमम है क्या, नहीं, केस टू में तो सबसे मिनिमम हीट प्रोड्यूस है। फिर डी ऑप्शन में क्या है, मैक्सिमम इन केस थ्री। तो देखिए हीट प्रोड्यूस इन थर्ड केस जो है वो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मैक्सिमम इन केस थ्री। ओके, अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बार बेटा आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से पूरा सॉल्यूशन देखिए इसका, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है रो, ठीक है। जो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। उसमें ये जो रो होता है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ओके, सो ये किस पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, जो रो है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। एंड सेकंड थिंग इज किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कॉपर है या सिल्वर है उस चीज पे, और आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं उस चीज पे, ठीक है। तो इन दो चीज पे डिपेंड करता है आपका रो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, यही पूछा गया किस पे डिपेंड करता है, देखिए लेंथ पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, लेंथ के इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको कॉपर के 4 वायर्स दे रखे हैं, ठीक है, एक वायर इस तरीके से दिया है, देखिए ध्यान से, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, केवल आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपके। देखिए अगर आपको कॉपर के 4 वायर्स भी दे रखे हैं, देखिए एक वायर आपको कॉपर का ऐसा दे रखा है, ठीक है, एक वायर आपको कॉपर का ऐसा दे रखा है, ठीक है, एक वायर आपको कॉपर का ऐसा दे रखा है पीस टाइप, ठीक है, और एक वायर आपको कॉपर का मान लीजिए ऐसा दे रखा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किस में होगी या सबसे कम किस में होगी, और ये जो तीनों वायर्स हैं वो कॉपर, सॉरी ये जो चारों वायर्स हैं वो कॉपर के हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। सो आंसर इज किसी में ज्यादा नहीं होगी किसी में कम नहीं होगी, ये जो चारों वायर्स हैं उन सबकी जो रजिस्टिविटी है, ये जो रजिस्टिविटी है इन चारों वायर्स की वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो रजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पर या एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, वो केवल टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर यही पूछ लिया जाए कि इन चारों वायर्स में से रेजिस्टेंस किसका अलग होगा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो वो आपको फिर चेक करना पड़ जाएगा, क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, रजिस्टिविटी नहीं करती। तो यही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, थिकनेस नहीं करती, इट्स शेप, शेप क्या हो गया, शेप, शेप भी वही चीज है, ठीक है, शेप क्या है, लेंथ और एरिया वही चीज हो गई शेप, ठीक है। तो शेप पे भी डिपेंड नहीं करती। डी ऑप्शन है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, तो भाई नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करती है, अभी बताया, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नेचर ऑफ मटेरियल। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज a current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Number of electrons passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly. So क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका फिलामेंट 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, ओके। अब अगर वो 16 सेकंड्स तक 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से उस क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर गए, ठीक है, यही बेसिकली क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपने सिंपली ये पढ़ रखा है कि जो 1 एम्पियर का करंट है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर का जो करंट है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करते हैं, ओके। सो 1 एम्पियर के करंट का मतलब क्या है कि अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास कर रहा है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए उस क्रॉस सेक्शन एरिया को, ठीक है। अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि 1 एम्पियर का करंट 16 सेकंड्स तक वर्क करे तो कितने इलेक्ट्रॉन पास कर जाएंगे, तो 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। जब 1 एम्पियर का करंट है 1 सेकंड के लिए तो इतने इलेक्ट्रॉन पास कर गए। अब जब 1 एम्पियर का करंट 16 सेकंड के लिए होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन पास कर जाएंगे, तो एन हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इंटू 16 सेकंड, 16 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 16 का मल्टीप्लाई करोगे 6.25 में तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10⁻18, 100 को 10⁻2 लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻2 आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो 10⁻20, ओके। सो 10⁻20 आपका आंसर आ जाएगा।
सो सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कर गए 16 सेकंड्स में। ओके, अब कुछ बच्चों को अगर ये मेथड समझ ना आया हो तो उनके लिए एक दूसरा मेथड है। देखिए देखिए उनको कैसे करना है। आप सिंपली ये देख सकते हैं कि आपको करंट कितना दिया है। करंट आपको दिया है 1 एम्पियर। ओके, आपसे पूछा क्या है, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, ठीक है, और आपको टाइम दे रखा है कितना, 16 सेकंड्स, ठीक है, और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएंगे अगर 1 एम्पियर का करंट 16 सेकंड्स के लिए काम कर रहा है। तो देखिए सिंपली आपने करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, और आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एनी, क्यू इज इक्वल टू एनी या प्लस माइनस एनी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। सो इसको हम यहाँ यूज करेंगे। सो देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनी अपॉन टी, ठीक है, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमने डाल दी, क्यू का भी तो फॉर्मूला होता है एनी, तो क्यू की जगह हमने एनी डाल दिया। हमें निकालना क्या है, एन, तो एन को आप सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, एन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी ऊपर जाएगा, नीचे ई नीचे आ जाएगा, तो आई इंटू टी अपॉन ई, ठीक है। सो सिंपली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ पे आई की वैल्यू डालेंगे, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 1, यानी 1 एम्पियर, इंटू टाइम कितना है 16 अपॉन क्या है ई की वैल्यू, ई की वैल्यू आप जानते हैं, ई मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, 1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलम। अब कूलम लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एन की वैल्यू अगेन जो आएगी वो आएगी 10⁻20। ओके, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, सो अगेन आंसर इज 10⁻20। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। आपसे ये पूछा है कि ये जो आपके पास 4 सर्किट्स हैं इनमें से किस में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस, बैटरी, की, एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये जो चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो किस सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रॉपरली कनेक्ट किए गए हैं, तो आपको वो सर्किट चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा सर्किट नंबर 1, इसको देखते हैं हम। देखिए इसमें बैटरी लगी हुई है, बैटरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बैटरी से पकड़िए आप सर्किट को, ठीक है, बैटरी से स्टार्ट करिए। तो बैटरी देखिए पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से शुरू करिए। देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस में तो प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, तो उसमें चेक करो। तो यहाँ से आ जाओ, रेजिस्टेंस लगाए, रेजिस्टेंस के बाद आ जाओ, ये एमीटर लगा हुआ है। अब देखो एमीटर का ये भी चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि आप बैटरी से चलना शुरू करिए, ठीक है, सर्किट में आप बैटरी से चलना शुरू करिए, और आप बैटरी के किस साइड से चल रहे हैं। जैसे आपने पॉजिटिव से चलना शुरू करिए, ठीक है, ये पॉजिटिव है, अब आपने पॉजिटिव से चलना शुरू कर दिया। तो जब आप पॉजिटिव से चलना शुरू करेंगे तो आपको जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मिल रहा है उसका पॉजिटिव ही पहले मिलना चाहिए, ठीक है। मान लो आप अगर नेगेटिव से शुरू कर रहे हो, जैसे आप मान लो नेगेटिव से शुरू कर रहे हो, आप इस साइड से चलना शुरू कर रहे हो, तो आप नेगेटिव साइड से चल रहे हो तो आपको हर एक कंपोनेंट का नेगेटिव पहले मिलना चाहिए, ठीक है, ये रूल है, ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक को आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो हम यहाँ पॉजिटिव से चल रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव से चलिए। तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें प्लस माइनस होता नहीं है तो देखना नहीं है, आगे आ जाओ, एमीटर लगा हुआ है। देखिए एमीटर, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में, तो एमीटर सीरीज में है, बिल्कुल सही। उसके बाद आ जाओ, देखो एमीटर का पॉजिटिव हमको पहले मिला, ठीक है, देखो नेगेटिव बाद में मिला, पहले क्या मिला, पॉजिटिव, और हम चले कहाँ से थे, बैटरी के पॉजिटिव से, तो बैटरी के पॉजिटिव से चले, हमें एमीटर का पहले पॉजिटिव मिला, एमीटर सीरीज में है। उसके बाद आ जाओ आगे, देखो वोल्ट मीटर मिला, वोल्ट मीटर का देखो पॉजिटिव ही पहले मिला, पर क्या आपने ये ध्यान दिया कि वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है, भाई वोल्ट मीटर यहाँ सीरीज में लगा है, पर आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं भाई, पैरेलल में लगाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो ये तो आपने वोल्ट मीटर को गलत तरीके से कनेक्ट किया है, ठीक है। सो ये सर्किट तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाओ, यहाँ से शुरू करते हैं, ये बैटरी के पॉजिटिव से अगेन हम शुरू करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे। आ जाओ, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमारा वोल्ट मीटर लगा है, बिल्कुल सही है, पैरेलल में ही लगता है, पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल कैसे पहचानते हैं, यहाँ से करंट निकालोगे, करंट को दो रास्ते मिल गए, दो रास्ते मिल गए यानी ये दोनों आपस में पैरेलल में है, क्योंकि करंट के दो रास्ते हो गए यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आए, देखिए अब इस साइड से आओगे, पॉजिटिव से चलना शुरू करें, देखो बैटरी सॉरी वोल्ट मीटर का आपको पहले क्या मिला, पॉजिटिव मिला, यानी कि सही तरीके से कनेक्टेड है। उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ से आए, फिर आ जाओ एम मीटर, देखो एम मीटर का आपको पॉजिटिव पहले मिला, और देखिए ओवरऑल एम मीटर भी कहाँ पे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये भी सही है, एम मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। उसके बाद आ जाओ, की भी की लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाओ, अब यहाँ नेगेटिव मिल गया, ठीक है, यानी कि ये तो हमको सही लग रहा है, ठीक है। तीसरे वाले में देखते हैं एक बार, थर्ड वाले में देखो पॉजिटिव से चलना शुरू करो,
पॉजिटिव से आए, देखो ये यहाँ तो गलती पहले ही दिख गई, एमीटर कहाँ पैरेलल में लगा हुआ है भाई, पैरेलल में तो एमीटर लगता ही नहीं है, यानी कि ये तो गलत है। ठीक है, देखो वोल्ट मीटर अगेन यहाँ सीरीज में लगा हुआ है, ये सबसे बड़ी गलती, एमीटर पैरेलल में लगा हुआ है, ये उल्टा लगाया हुआ है, ये गलत हो गया। उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव से फोर्थ वाले में चलना शुरू करो, यहाँ से चलना शुरू करोगे, देखो वोल्ट मीटर पैरेलल में है, हाँ सही है, पॉजिटिव पहले मिला, ये भी सही है, आगे आ जाओ। यहाँ देखो पॉजिटिव से चलना शुरू करे थे, यही चीज मैं बता रहा था, पॉजिटिव से चलना शुरू करे, आगे आए आगे आए। अब देखो एमीटर तो लगा है सीरीज में, पर गलती कहाँ हुई, देखो पॉजिटिव से पहले चलना शुरू हुए, हमें पहले पॉजिटिव नहीं मिला, पहले निगेटिव मिला एमीटर का, तो ये तो गलत हो गया ना, गलत तरीके से लगाया। ऐसे ही अगर आप निगेटिव से चलते तो भी आंसर ठीक ही आता आपका। कैसे, निगेटिव से चलना शुरू करें तो पहले आपको क्या मिलना चाहिए, हर एक कंपोनेंट का, पहले आपको हर एक कंपोनेंट का निगेटिव मिलना चाहिए, तो निगेटिव से चलना शुरू करो। यहाँ देखो पहले क्या मिल गया, एमीटर का पॉजिटिव मिल गया, यानी कि एमीटर गलत तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, आगे आ जाओ, निगेटिव से चलना शुरू करें, यहाँ आगे आ जाओ, देखो वोल्ट मीटर का पहले आपको क्या मिला, नेगेटिव मिला, यानी कि वोल्ट मीटर सही तरीके से कनेक्टेड है, तो आपके ये फोर्थ वाले में एमीटर गलत तरीके से कनेक्टेड है, तो फोर्थ भी आपका रॉन्ग आंसर है। तो आपका राइट आंसर क्या है, प्रॉपरली कनेक्टेड, कौन से सर्किट में कंपोनेंट्स प्रॉपरली कनेक्टेड है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो आपसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा है, अब आपके पास दिए कितने, 5 रजिस्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, 5 रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, सॉरी 1/5 ओम। ठीक है, सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, देखिए आपने पढ़ रखा होगा कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है वो कब आता है, जब आप सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें तब आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। और वही मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है, जब आप जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए हैं उन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑल रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन शुड बी इन सीरीज, या बोल सकते हो ऑल रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सो जब इन सबको सीरीज में लगाओगे तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आपको सिंपल फॉर्मूला मालूम होगा, आर इक्विवेलेंट जब आपके सेम रजिस्टर सीरीज में लगे हों और सारे रजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो तो आर इक्विवेलेंट क्या आता है, एन आर आता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, तो कितनी बार लगे हैं, 5 रेजिस्टेंस है, 5 बार लगे हैं, और उनकी वैल्यू कितनी है, 1/5। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो कि आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना आया, 1 ओम। यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप कितना बना सकते हैं 5 रजिस्टर से, जो कि 1/5 ओम के, कितना रेजिस्टेंस आप मैक्सिमम बना सकते हैं इससे, दैट इज आंसर इज 1 ओम। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 ओम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए पहले वाले इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा था, इस क्वेश्चन में क्या है, बस हल्का सा चेंज है, मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, द व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/5 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस भी सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बस मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा है। तो मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में भी कि जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ मिलता है, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करें सारे रजिस्टर्स को, तो ऑल रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, सबको पैरेलल में कनेक्ट करें। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। अब देखिए पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको, और ध्यान से देखिए सारे जो रेजिस्टेंस है, जो 5 और रेजिस्टेंस है वो कैसे सेम है। ठीक है, यानी 1/5 ओम के, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आर इक्विवेलेंट की R/N होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है और कितने टाइम्स लगे हुए हैं, अगर सारे सेम होते हैं तो शॉर्ट ट्रिक यही होती है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1/5, और कितने टाइम्स लगा रहे हो आप पैरेलल में, 5 टाइम्स लगा रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा, 1/5 इंटू 5, 1/5 इंटू 5, तो ये आंसर कितना आया, 1/25 ओम। ठीक है, इसको आप 1/R इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/R प्लस 1, सॉरी 1/R1 प्लस 1/R2 उस फॉर्मूले से भी कर लो, वहां से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, बस रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट का, और यहाँ डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट है, इसका रेसिप्रोकल मत कर देना, वरना आप समझोगे 1/25 नहीं 25 होगा। देखो ऑप्शन में भी डी ऑप्शन 25 दिया है, गलती मत कर देना इस फॉर्मूले में। ठीक है, डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट निकला, ये कितना आया, 1/25 ओम। ठीक है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/25 ओम।
So our next question is question number 8, that is the proper representation of series combination of cells figure 12.4 obtaining maximum potential is, ठीक है। सो आपसे ये पूछा है कि ये जो आपको फिगर 12.4 में ये जो आपको 4 डायग्राम्स दिए हैं इसमें से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस फिगर का होगा, ठीक है। आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है ये सेल्स के, ठीक है। अब देखिए ये ध्यान रखिए आप कि जो सेल्स होते हैं सेल्स में भी दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सीरीज में भी लगते हैं सेल्स और पैरेलल में भी लगते हैं। अब आपको वो 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा। 12th क्लास में चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ेंगे कि जो सेल्स होते हैं वो भी सीरीज में आपस में कनेक्टेड होते हैं और पैरेलल में भी होते हैं, ठीक है। अब वहाँ जो पैरेलल में जो वी होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीरीज में कैसे वी कैलकुलेट करते हैं, वो आप वहीं पढ़ेंगे। बट मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ जो सेल्स होते हैं उनको भी सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है मैक्सिमम पोटेंशियल किस में मिल रहा होगा, ठीक है। सो मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूँ। देखिए जब सेल्स को आप इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, जैसे ये दो सेल्स आपके सही तरीके से कनेक्टेड हैं, प्लस देखिए आपने ये तो पढ़ रखा है कि जो सेल का ये जो लंबी वाली साइड होती है ये पॉजिटिव होती है और ये छोटी वाली होती है ये नेगेटिव होती है। फिर ऐसे ही प्लस माइनस करके कनेक्ट करते हैं सेल को, तो ये फिर से प्लस फिर माइनस। इसी तरीके से ध्यान से देखिए, अब मैंने माइनस को पहले कनेक्ट कर दिया एंड देन फिर प्लस को, ठीक है। तो ये तो मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जब आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया तो क्या ये वर्क नहीं करेगा? ये वर्क करेगा। मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्क तो करता है और इसको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ही बोलेंगे। ये सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपस में सीरीज में लगे हैं सेल्स। और क्या ये सेल वर्क नहीं करेगा? ये सेल वर्क करेगा, पर वो डिपेंड किस पे करता है कि इन तीनों सेल्स का कितना कितना पोटेंशियल है। मान लो इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट है पहले वाले का, ठीक है। इस वाले सेल का इसका भी 4 वोल्ट है और मान लो इस सेल का 2 वोल्ट है। तो कैसे इसका नेट जो वी जो आएगा, नेट वी जो आएगा वो कितना आएगा? वो वी नेट जो आएगा यानी यानी जो आपका सर्किट है उसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस नेट मिल रहा होगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे इस केस में? तो इस केस में देखो कितने सेल्स सही तरीके से कनेक्टेड हैं, प्लस माइनस करके ये देखो 2 कनेक्टेड हैं सही तरीके से, तो इन दोनों का तो आपस में ऐड कर दो 4 + 4। और देखो ये जो सेल है ये उल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। इसका ये मैंने क्या किया, इस साइड माइनस आएगा ना, हाँ ये माइनस एंड देन ये प्लस, ओके। सो ये उल्टा कनेक्टेड है, तो ये उल्टा कनेक्टेड है तो इसका जो पोटेंशियल है वो इसमें से माइनस कर दो, सिंपल। तो 4 + 4 - 2, तो 4 + 4 कितना होता है 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी हो गई है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप सेल्स को कनेक्ट कर रहे हो, इतने पोटेंशियल के सेल्स को आप इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो कितने की बैटरी बन गए? नेट 6 वोल्ट की बैटरी बन गई है, ओके। सो सेल तो फिर भी वर्क करेगा। अब अगर ये वर्क नहीं करेगा किस केस में, देखो ध्यान से, जैसे ये दो सेल्स आपके सही तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये आपका एक सेल उल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये कब वर्क नहीं करेगा? मान लो ये जो पहला सेल है ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, और मान लो ये वाला जो सेल है ये 4 वोल्ट का है। अब ध्यान से देखना, आप जो वी नेट निकालोगे वो कितना आएगा? 2 + 2, क्योंकि ये दोनों सही तरीके से कनेक्टेड हैं। उसके बाद ये उल्टा कनेक्टेड है तो इसका माइनस करना पड़ेगा, -4 कितना आया? 2 + 2 4 और 4 - 4 इज 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या गया 0, यानी कि अब ये नेट पोटेंशियल कितना हो गया इन सेल्स का? 0 हो गया, यानी कि ये वर्क नहीं करेगा। और देखो इसमें वर्क कर रहा है, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि हर एक इंडिविजुअल सेल का पोटेंशियल कितना है, उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान से देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल आपको कब मिलेगा? अब यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम पोटेंशियल कब मिलेगा? जब आपने 3 सेल्स लगाए और आपको मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए, तो मैक्सिमम पोटेंशियल तो आपको तभी मिलेगा ना जब आपने सारे सेल्स को सही तरीके से लगाया हो, प्लस माइनस करके। अगर आप एक को भी माइनस प्लस करके लगा रहे हो, उल्टा करके लगा रहे हो एक भी सेल को, तो उसका पोटेंशियल देखिए आपको माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप कुछ आपने ऐड किया और उसमें से जब आप कुछ माइनस कर रहे हो तो वो तो कम हो गया ना, तो आपको कम थोड़ी करना है। आपको तो क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम पोटेंशियल कब चाहिए, तो मैक्सिमम पोटेंशियल तो तब मिलेगा ना जब आप सारे सेल्स को एक ही तरीके से कनेक्ट करोगे, प्लस माइनस के तरीके से, ठीक है। सो यही हमको चेक करना है कि कौन से सेल्स इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। सो देखो ध्यान से यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने पैरेलल वाला नहीं बताया आपको कि पैरेलल में किस तरीके से देखते हैं, उसका पैरेलल का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। अब वो यहाँ बताऊंगा तो वो हायर लेवल हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो यहाँ बताना ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए ये प्लस, बड़ा वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी कि ये तो सही तरीके से कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए प्लस, ये माइनस, फिर उसके बाद ये प्लस, ये माइनस, और ये देखिए ये वाला माइनस। ये पहचान कैसे रहा हूं मैं, आप भी पहचानिए। ये जो छोटी वाली लाइन होती है ये निगेटिव टर्मिनल को डिनोट करती है और ये जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव को डिनोट करती है, ठीक है। तो उस तरीके से मैं देख रहा हूँ।
तो ये माइनस, फिर ये प्लस, और ये प्लस, और ये माइनस। देखिए ये वाला जो सेल है, ये जो पर्टिकुलर सेल है, एक सेल में एक प्लस एक माइनस होते हैं, तो ये वाला जो सेल है ये उल्टा कनेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल तो माइनस हो जाएगा ना, इन तीनों का ऐड होगा और इस वाले का माइनस हो जाएगा, यानी कि कुछ कम हो गया। इसमें देखो प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर प्लस फिर माइनस। देखो दो का तो ऐड होगा क्योंकि दो प्लस माइनस करके लगे हैं, और देखो दो कैसे लगे हैं, माइनस प्लस करके, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐड होके। ठीक है, तो नेट कितना आएगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि सबका कितना है। अगर ये चारों सेल्स सेम पोटेंशियल के हैं, मान लो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये चारों 2 वोल्ट के हैं, तो इस वाले का नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दो प्लस माइनस करके लगे हैं और दो माइनस प्लस करके लगे हुए हैं। ओके, सो इसमें से भी कुछ कम हो गया ये मान के चलो, क्योंकि इसमें भी माइनस प्लस हो गया। इसमें देखो यहाँ कितना है, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर क्या है, ये किस तरीके से है यार, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस। ये थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट है, आई डोंट नो, शायद मिसप्रिंट है ये। ठीक है, क्योंकि एक बैटरी में एक प्लस एक माइनस होता है, तो यहाँ पर शायद एक प्लस मिसिंग है शायद। ठीक है, हाँ अब जो भी हो, पर आपको ये दिख रहा है कि सीधा सीधा आपको यहाँ फाइनल दिख रहा है कि जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है वो आपके फर्स्ट केस में ही होगा, क्योंकि इसमें सारे देखिए एक ही तरीके से कनेक्टेड है, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। ठीक है, सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सो कौन सा है ये, ए ऑप्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल हमें किस में मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या पूछा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। वोल्टेज को कौन डिनोट करता है, अब देखिए ध्यान से, वोल्टेज है क्या, वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वही चीज होती है वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो देखिए वर्क डन अपॉन, देखो चार्ज का फॉर्मूला, अगर मैं आपको बताऊं कि आपने आई इजिकल टू क्या पढ़ा था, क्यू बाई टी, तो अगर मैं यहाँ से चार्ज का क्यू का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो वो क्या आएगा, क्यू इजिकल टू क्या आएगा, आई टी। ये आप याद कर लो, क्यू इजिकल टू क्या होता है, आई टी। तो ये क्यू का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूँ क्यू की जगह, तो यहाँ डाल दो आप आई इंटू टी। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, वर्क डन अपॉन करेंट इंटू टाइम। आई क्या है, करंट, और टी क्या है, टाइम। तो देखो ध्यान से, वर्क डन अपॉन करेंट इंटू टाइम, देखो फर्स्ट ऑप्शन यही मिल गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर, वोल्टेज। ठीक है, और क्या हो सकता था, ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि देखो क्यू का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, क्यू इजिकल टू एन ई। ठीक है, ये भी तो पढ़ रखा है आपने, क्यू इजिकल टू एन ई भी होता है, तो आप यहाँ पे ये भी बना सकते थे कि डब्ल्यू अपॉन एन ई। ठीक है, सो हो सकता है आपको ये वाला ऑप्शन ना दे करके आपको एक ऑप्शन ये दिया जाता कि वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला दे देते, तो आपका करेक्ट आंसर वो हो जाता, क्योंकि ये भी वोल्टेज का ही फॉर्मूला बन गया, डब्ल्यू अपॉन एन ई। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल and uniform area of cross section A has a resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section. अब देखिए ध्यान से, आपके पास दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है कि सेम मटेरियल, ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं वो सेम मटेरियल के हैं, यानी कि आपसे क्या बोल दिया कि जो दोनों कंडक्टर्स हैं उनका जो रो है वो सेम है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। देखिए छोटी छोटी चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी, तो सेम मटेरियल के बोले दोनों कंडक्टर्स, यानी कि रो दोनों का सेम है। अब देखिए चीजें चेंज क्या हो रही है दोनों की, देखो इसकी लेंथ एल है, जो फर्स्ट कंडक्टर है सिलेंड्रिकल कंडक्टर जो फर्स्ट वाला है उसकी लेंथ एल है, और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना है, ए है। ठीक है, उसके बाद और उसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस उसका आर है। उसके बाद एनोदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, अब जो दूसरा वाला कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी दी है 2L, एंड रेजिस्टेंस आर, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका भी रेजिस्टेंस आर है। ध्यान से देखो, फर्स्ट जो कंडक्टर था उसका रेजिस्टेंस कितना था, आर, और देखो सेकंड वाले रजिस्टर का भी जो रेजिस्टेंस है, जो सेकंड वाला कंडक्टर है उसका भी रेजिस्टेंस आर ही है। ठीक है, और दोनों का जो रो है वो तो सेम है ही है, हैज अ क्रॉस सेक्शन। अब आपसे पूछा क्या है कि जो दूसरा कंडक्टर है, देखो उसकी लेंथ तो 2L है, रेजिस्टेंस आर है, आपसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है कि जो सेकंड कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों का जो दोनों आपके कंडक्टर्स हैं उनका रो सेम है, तो रो से हमें मतलब नहीं है। उसके बाद हमें लेंथ और एरिया से मतलब है। अब ध्यान से देखो, जब फर्स्ट कंडक्टर का देखो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये दो चीजें हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसकी लेंथ L थी, और जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था तब उसका रेजिस्टेंस कितना था, R था। अब ध्यान से देखो, सेकंड कंडक्टर में लेंथ आपने 2L कर दी, यानी कि आपने लेंथ कितनी कर दी, जो सेकंड कंडक्टर है उसकी लेंथ दुगनी कर दी। अब देखो ध्यान से, लेंथ और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लेंथ को आपने 2 गुना कर दिया, यानी कि रेजिस्टेंस भी कितना हो गया होगा, 2 गुना हो गया होगा। उसके बाद देखो उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, R। अब ध्यान से सोचो, आप जब आपने लेंथ को डबल कर दिया उसके बाद भी आपका एरिया कितना आ रहा है, R ही आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है पहले वाले के जैसे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, जब आप लेंथ को डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 गुना, और आप एरिया को उस टाइम क्या कर दो, एरिया को डबल कर दो। देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर आप एरिया को 2 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस 2 गुना कम हो जाएगा, यानी कि एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, आपने पहले लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस, लेंथ आपने 2 टाइम्स कर दी तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो चुका है, ध्यान रखना। उसके बाद आपने देखो ध्यान से, एरिया को आपने 2 टाइम्स कर दिया, उसी कंडक्टर के एरिया को आपने 2 टाइम्स कर दिया। तो जब आप एरिया को 2 टाइम्स करोगे तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 टाइम्स कम हो जाएगा। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, 2R, और अब आपने जब एरिया 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा, R ही तो रह जाएगा, क्योंकि एरिया को जब 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि तो एरिया आपको क्या लेना पड़ेगा, एरिया आपको लेना पड़ेगा 2A। अब कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं जानता हूँ, नहीं समझ पाए होंगे कुछ बच्चे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से, दोनों कंडक्टर्स में आपको रो सेम दिया गया है, ठीक है। सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये आपके पास फॉर्मूला है। देखिए दोनों केसेस में आपका रो सेम है, तो यहां से आप रो का फॉर्मूला बना लो सबसे पहले, ठीक है। रो इज इक्वल टू क्या आएगा, R अपॉन L, R अपॉन L। तो ध्यान से देखो, दोनों केसेस में जब रो सेम है तो आप दोनों केसेस के रो को इक्वेट कर सकते हो ना, दोनों केसेस के जो दोनों कंडक्टर हैं उसके रो को आप इक्वल रख दो, वो भी तो इक्वल ही होगा, क्योंकि दे रखा है दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो यानी दोनों का रो इक्वल होगा। तो देखो, जो आपका फर्स्ट केस है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू, सॉरी, रो इज इक्वल टू क्या आएगा, R। देखो दोनों दोनों केसेस में रेजिस्टेंस तो सेम है, तो रेजिस्टेंस को मैं R और R प्राइम या R डैश नहीं लूंगा, ठीक है, रेजिस्टेंस को तो R ही लूंगा, क्योंकि दोनों केसेस में रेजिस्टेंस तो सेम है ना, तो R डैश लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो सेम है दोनों की, क्वेश्चन में दे रखा है R। तो R इज इक्वल टू R इंटू A। तो एरिया देखो, एरिया चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, एरिया पहले वाले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और देखो दूसरे वाले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा है, तो पहले वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दे रखा है ना A, तो A लेंगे, और पहले वाले में पहले वाले कंडक्टर की लेंथ कितनी दी है, L दी है, तो लेंथ दे लेंगे L। उसके बाद देखो सेकंड केस, सेकंड केस इसमें क्या है, जो रो है वो तो रो ही है, दोनों का सेम है। उसके बाद देखो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम दे रखा है, यानी कि R ही लेंगे रेजिस्टेंस। उसके बाद देखो एरिया पूछा गया है, तो इस वाले सेकंड वाले केस के एरिया को हम A डैश ले लेंगे, ठीक है, A डैश या A प्राइम बोलते हैं इसको, तो A डैश ले लेंगे अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी दी है दूसरे वाले की, देखो लेंथ 2L दी है, तो आप लेंथ को L डैश मत बोल देना, लेंथ तो उसमें क्वेश्चन में दी है, ध्यान से देखो, तो लेंथ को कितना रखेंगे दूसरे वाले केस में 2L, ठीक है। अब दोनों का रो सेम है तो कंपेयर कर देंगे रो को, तो बाई कंपेयरिंग, या बाई कंपेयरिंग नहीं बोलेंगे, बाई इक्वेटिंग, ठीक है, बाई इक्वेटिंग रो ऑफ बोथ केसेस क्या आ जाएगा, देखो रो को जब इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, RA अपॉन L इज इक्वल टू RA डैश अपॉन 2L। देखो ध्यान से, देखो R से ये R कैंसिल, और देखो इस L से ये L कैंसिल, ठीक है, ये मैथ है सिंपल, अब ये आपको मैथ करना है सिंपल, ठीक है। तो R से R कैंसिल, और देखो L से L कैंसिल, ये एक 2 बच गया, 2 जाएगा उस साइड, और ये A डैश इधर रह गया, तो A डैश कितना आएगा, A डैश इज इक्वल टू 2, ये डिवाइड से है तो उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो A डैश इज इक्वल टू 2A। देखो आंसर वही आ गया जो पहले बताया था मैंने आपको, वो कॉमन सेंस से आ सकता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो आप समझ जाओगे, बस ध्यान से आप, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके जो मैंने शुरुआत में मेथड बताया उस मेथड पर ध्यान देना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और उस केस, इस तरीके से सोचने में क्या होता है कि आप सिंपली क्वेश्चन को बिना पेन के सॉल्व करना सीख जाते हो, ठीक है। तो उस तरीके से दिमाग चलाने की कोशिश करो, इतना करना नहीं पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज 2A, ओके। So our next question is question number 11, that is a student carries out an experiment and plots the VI graph
of 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3 respectively, figure 12.5, which of the following is true। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, और स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट किया है 3 नाइक्रोम वायर के सैंपल्स के साथ। ठीक है, तो उसने 3 नाइक्रोम वायर के सैंपल लिए होंगे, उनको उसने एक सर्किट में लगा करके देखा होगा, और वो कितना पोटेंशियल ले रहा है और कितना करंट ड्रॉ कर रहा है वो उसने चेक किया होगा, उसका ग्राफ प्लॉट किया है उसने। ठीक है, 3 सैंपल्स का। तो उसके पास जो फर्स्ट नाइक्रोम वायर था उसका रेजिस्टेंस R1 था, सेकंड वाले का R2 था, और तीसरे वाले का R3 था। ठीक है, तो उसने उन दोनों का VI ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, आप सिंपली देखिए VI ग्राफ है, मैंने ऑफलाइन में बच्चों को बताया हुआ है कि देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ नोट करने वाली चीज ये है कि 2 टाइप्स के ग्राफ होते हैं। ठीक है, एक होता है VI ग्राफ, इसको हम सिंपली VI ग्राफ बोलते हैं, जिसमें इस साइड पे आप V लेते हो और इस साइड पे आप I लेते हो, इसको हम VI ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब कई जगह इसको इसी को IV ग्राफ भी बोल देते हैं, अब उसके पीछे हम बहस में नहीं जाएंगे, हम सिंपली इसको VI ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और एक ग्राफ होता है जिसमें आप I को Y एक्सिस पे लेते हैं और V को X एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, और ये जो ग्राफ होता है इसको हम IV ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, IV ग्राफ बोल देते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो सही प्रॉपर ग्राफ है ना वो IV ग्राफ ही होता है। अगर साइंटिफिकली या साइंस के तरीके से देखें तो जो IV ग्राफ है यही सही ग्राफ है। ठीक है, VI ग्राफ इज नॉट अ प्रॉपर ग्राफ। ठीक है, पर आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, बट आपके जो NCERT है उसमें भी यही ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, सो अगर आपके एग्जाम में बनाने को आता है तो आप V को इस साइड पर लीजिए और I को इस साइड पर लीजिए, इसी तरीके से बना के आइए। अगर आप I को इस साइड पर लेते हैं, V को इस साइड पर लेते हैं, तो कोई गलत नहीं कर सकता, ये प्रॉपर सही रिप्रेजेंटेशन है, और देखा जाए तो सही यही है, I को इस साइड लेना चाहिए और V को इस साइड। ठीक है, अब दोनों में आपको ध्यान क्या रखना है। ठीक है, दोनों देखो ग्राफ चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, आपको ध्यान क्या चीज रखनी है कि ये जो ग्राफ होता है VI ग्राफ की, जैसे मान लीजिए ये VI ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, ये जो VI ग्राफ है, देखिए ध्यान से, ये जो VI ग्राफ है इसकी जो स्लोप होती है, इसकी जो स्लोप होती है वो आपको रेजिस्टेंस देती है। ठीक है, जो VI ग्राफ होता है उसकी स्लोप आपको क्या देती है, रेजिस्टेंस R। ठीक है, और आपके पास जो IV ग्राफ होता है इसकी जो स्लोप है वो आपको 1/R देती है, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देती है। ठीक है, इसकी जो स्लोप है वो क्या है, 1/R IV ग्राफ की। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, दोनों पॉइंट्स। अगर आपके पास VI ग्राफ है तो उसकी जो स्लोप आएगी वो R आएगी, टेन थीटा। ठीक है, ये जो थीटा होता है। ठीक है, और ये जो IV ग्राफ है उसकी जो स्लोप होगी वो आपको 1/R देगी, तो आपको यही देखना है ध्यान से। ठीक है, सो आपके पास ये जो ग्राफ दे रखा है, देखिए ध्यान से, ये जो आपके पास ग्राफ है इसमें R1, R2, R3 इन तीनों में से देखिए ग्राफ कौन सा है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, ये I इस साइड पर है और V इस साइड पर है, तो ये कौन सा ग्राफ है, ये हमारे हिसाब से कौन सा ग्राफ है, IV ग्राफ है। और IV ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, 1/R। ठीक है, तो 1/R। अब ध्यान से देखिए इसमें से स्लोप किसकी ज्यादा है, R1 की, R2 की या R3 की, किसकी स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप ज्यादा आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किस पर बैठेंगे तो सबसे तेज फिसलेंगे। ऐसे देखिए, तो ये R1 पर अगर आप बैठते हैं तो सबसे तेज फिसलेंगे, तो R1 की स्लोप सबसे ज्यादा हुई। ठीक है, तो R1 की स्लोप ज्यादा है, सबसे ज्यादा R1 की स्लोप है। ठीक है, तो जब R1 की स्लोप सबसे ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, R1 का सबसे कम होगा। ठीक है, ये जो R1 है ये स्लोप सबसे ज्यादा है। ठीक है, R1 जो फर्स्ट सैंपल है, ठीक है, R1 तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो R1 ना बोल करके अगर हम इसको फर्स्ट वायर बोलें, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो जो फर्स्ट सैंपल है नाइक्रोम वायर का, उसकी जो स्लोप है सबसे ज़्यादा आ रही है IV ग्राफ में, तो स्लोप सबसे ज़्यादा है यानी कि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, यानी कि R1 तो हो गया हमारा सबसे कम। क्या बोल सकते हैं हम कि R1 जो है हमारा सबसे कम है। उसके बाद R2 की स्लोप इससे ज़्यादा है, यानी कि R2 का जो रेजिस्टेंस है, नहीं, R2 की स्लोप जो है इससे कम है, सॉरी। ठीक है, R2 की जो स्लोप है वो R1 से कम है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से जो R3 की स्लोप है वो सबसे कम है। ठीक है, ये जो थर्ड सैंपल है इसकी स्लोप सबसे कम है, तो स्लोप सबसे कम है तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि R3 सबसे ज़्यादा है और R1 सबसे कम है। तो देख लीजिए तीन ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि R3 सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, सो अवर ऑप्शन नंबर C इज
करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए, if the current I through a resistor is increased by 100%, assume that the temperature remains unchanged, ठीक है, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी। अब पावर डिसिपेटेड में जो पावर डिसिपेट हो रही है उसमें इंक्रीज पूछा गया है। जब आपने जो शुरुआत में जो करंट आई फ्लो कर रहा था एक रजिस्टर से, उस करंट को आपने कितना 100% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब उस दौरान जो टेम्परेचर है वो आपको अनचेंज अज्यूम करना है, ठीक है। कई सारे फिर बच्चे ज़्यादा ही जो दिमाग लगाते हैं वो फिर टेम्परेचर में घुस जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जो टेम्परेचर है इस दौरान वो अनचेंज है, क्योंकि आप करंट बढ़ाएंगे तो फिर टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हीटअप होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं जाना है उस चीज़ में, टेम्परेचर सेम है। ओके, सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट केस है, देखिए दो बार की बात हो रही है ना। शुरुआत में आपकी पावर कुछ होगी, फिर आपने करंट को 100% इंक्रीज कर दिया, उसके बाद आपसे पूछा गया कि पावर डिसिपेट जो हो रही थी उसमें इंक्रीज कितना हुआ। तो पहले केस की पावर कितनी थी, दूसरे केस में 100% इंक्रीज करने के बाद करंट को कितनी पावर हो गई। तो दो केस हो गए। तो फर्स्ट केस में हमारे पास आई कितना है, करंट, उसको हम आई ही लेके चलेंगे, आई इजिकल टू आई। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट केस का, वो रेजिस्टेंस क्या है, आर, वो दैट इज इक्वल टू आर। ओके, सो फर्स्ट केस में अगर हम पावर निकालें तो पावर कितनी आएगी, तो पावर का हम फॉर्मूला यूज करेंगे पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। सो रेजिस्टेंस, सो शुरुआत में आई कितना है हमारा आई, तो कितनी आ गई पावर, आई को हम आई डालेंगे तो आई स्क्वायर, और आर तो हमारा आर है ही है। तो फर्स्ट केस की जो हमारी पावर इनिशियल आ गई, पी आई बोलेंगे इसको, ठीक है, पी आई बोलेंगे। सो इनिशियल पावर है ये हमारी, तो पी आई कितनी आ गई, पी आई इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ये फर्स्ट केस की पावर है, ठीक है। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में हमने आई को इंक्रीज कर दिया 100%, ठीक है, 100% से आई को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। आई को 100% से इंक्रीज करने का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते कई सारे। अब आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझिए कि किसी चीज़ का मैं पूछ रहा हूँ 100% कितना होगा, तो किसी चीज़ का 100% तो वो पूरी चीज़ हो गई ना। अगर आपके पास कोई चीज़ है, मैं उसका 100% आपसे मांग रहा हूँ, तो 100% मतलब मैं आपसे पूरी चीज़ मांग रहा हूँ, तो 100% मतलब पूरा हो गया, ठीक है। यानी कि आई को 100% इंक्रीज किया आपने, यानी आई को आपने आई ही इंक्रीज कर दिया, ठीक है। कैसे बोलेंगे, देखो सेकंड केस, जो सेकंड केस है, जब आपने आई को 100% इंक्रीज कर दिया, 100% इंक्रीज करने का मतलब है पहले आई था और आई को आई में आई ही जोड़ दो, तो वो आपका सेकंड आई आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में जो आपका करंट है वो कितना आएगा, यहाँ आप इसको I1 और R1 बोल लो, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको I2 बोल लो और यहाँ R2 बोल लो, सेकंड केस का रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि फर्स्ट केस में जो I है वो I है, और फर्स्ट केस में जो R1 है वो R है, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड केस में I2 कितना आ जाएगा, जब आपने करंट को आपने 100% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया, यानी कि पहले आई था और 100%, आई का 100% कितना हो गया, आई। तो जब आपने आई को ऐड करना है इसमें, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। यानी कि करंट, अब न्यू करंट कितना हो गया, आई टू कितना हो गया, 2i। जब आपने 100% करंट इंक्रीज कर दिया, 100% मतलब आई ही आपने इंक्रीज किया है, ठीक है। तो आई में आई जोड़ दोगे कितना आ गया, 2i। R2, अब देखो ध्यान से रजिस्टर, इस रजिस्टर का रजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, रजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है करंट और वोल्टेज के साथ, ठीक है। ये आप जानते हो, आपने पढ़ रखा है कि R इजिकल टू क्या होता है, V बाई आई, ओम्स लॉ से। और आप ये भी जानते हैं कि जो रजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होता है V और I के, यानी V चेंज करने पे, I चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता किसी रजिस्टर का, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके डायमेंशंस वगैरह पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। तो R2 कितना हो गया, देखिए टेम्परेचर क्यों बोला, टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर इसीलिए रिमेन अनचेंज बोला है क्योंकि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ता है, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ यानी कि रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस आपका कितना रहेगा, फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस R1 कितना था, R, तो सेकंड केस में भी जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना रहेगा, R ही रहेगा, ठीक है। तो सेकंड, अब ये जो सेकंड केस में हम P फाइनल निकालेंगे, P फाइनल मतलब सेकंड केस की पावर, फाइनल पावर कितनी हो गई, फाइनल पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, आई स्क्वायर आर। तो इस केस में आई कितना है, आई देखो, ठीक है, आई देखो कितना है, आई कितना है, 2i। तो आई की जगह हम डालेंगे 2i का होल स्क्वायर इंटू आर कितना है, R2 हमारा कितना है, आर है, आर की वैल्यू तो इस केस में भी आर है। तो जब पी फाइनल आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से पी फाइनल कितना आया, पी फाइनल आया 2i का होल स्क्वायर, कितना करोगे, 2 2 जा 4,
इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, ये पी फाइनल आ गया। आपसे पूछा है था इंक्रीज इन पावर। अब देखिए इंक्रीज इन पावर डायरेक्टली ये मत बोल देना कि 4 आई स्क्वायर आर, ठीक है, यहाँ देखो वैसे भी आंसर नहीं है, ठीक है, परसेंटेज में पूछा है। तो इंक्रीज कितना होगा, मैं पूछूं कोई चीज़ कितनी बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई कैसे बताओगे, शुरुआत में जितनी थी उसमें से जितनी हो गई, ठीक है, तो जितनी हो गई है वो शुरुआत में जितनी थी उसको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ कितनी बढ़ गई। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका वजन कितना बढ़ गया, आपका वेट कितना बढ़ गया, तो शुरुआत में मान लो आपका जो वेट था वो 50 kg था, और अब आपका वेट जो हो गया वो 70 kg हो गया। तो आपसे पूछा जाए कितना वेट इंक्रीज हो गया, तो आप यही तो बताओगे कि 20 kg मेरा इंक्रीज हो गया, पहले 50 था अब 70 हो गया, तो 20 kg इंक्रीज हो गया। तो ऐसे ही आपसे पूछा है कि इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, इंक्रीज कितनी हो गई पावर डिसिपेटेड, तो पहले कितनी थी आई स्क्वायर आर, अब कितनी हो गई 4 आई स्क्वायर आर, तो इंक्रीज कितनी हुई, तो यहां से क्या बोलोगे, इंक्रीज इन पावर, इंक्रीज इन पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, ये कितना आएगा 4 आई स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर। ठीक है, क्योंकि फाइनल वाली कितनी है 4 आई स्क्वायर आर, इनिशियल कितनी है आई स्क्वायर आर, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा 3 आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। सो इंक्रीज कितनी हो गई, ये इतनी इंक्रीज हुई 3 आई स्क्वायर आर, और इनिशियली आपकी पावर कितनी थी, शुरुआत में कितनी थी, वो इतनी थी। जैसे आप सेम जैसे आप परसेंटेज निकालते हो अपनी क्लास की, जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद आप कैलकुलेट करते हो अपनी परसेंटेज, तो कैसे करते हो, आपके कितने मार्क्स आए और टोटल मार्क्स कितने थे उससे डिवाइड करते हो, तो कितना इंक्रीज हुई, इतनी इंक्रीज हुई, और शुरुआत में कितनी थी, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज कैसे आएगा, शुरुआत में कितनी थी, सॉरी इंक्रीज कितनी हो गई 3 आई स्क्वायर आर इंक्रीज हो गई, तो 3 आई स्क्वायर आर, और शुरुआत में कितनी थी पी इनिशियल कितनी थी आई स्क्वायर आर 3, तो अपॉन आई स्क्वायर आर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 भी तो करते हैं, मार्क्स मार्क्स में परसेंटेज निकालते हो तो इंटू 100 करते हो, तो ये करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, आई स्क्वायर आर से आई स्क्वायर आर कैंसिल, बचा कितना 3 इंटू 100, तो 3 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 300, और परसेंटेज आ जाएगा, तो 300% इंक्रीज हो गई। सो और आंसर इज 300%। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, ठीक है, सो द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द मटीरियल इज चेंज्ड। तो रजिस्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है रो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन में कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटीरियल पे। तो आपसे पूछा है कि रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, कब नहीं होगी, द मटीरियल इज चेंज्ड, मटीरियल को चेंज कर दिया तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी यार, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद द टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो भी रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, शेप मतलब लेंथ और एरिया, तो लेंथ और एरिया चेंज करते हो तो रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको पहले डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, मटेरियल और टेम्परेचर दोनों को चेंज करोगे तो भी रजिस्टिविटी चेंज होगी। ठीक है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा क्या, ध्यान से देखो, रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होगी, द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, अगर शेप को चेंज करते हो तो रजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 इज in an electrical circuit, three incandescent bulbs A, B, and C of ratings 40 watt, 60 watt, and 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। ओके, अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैंने अपने ऑफलाइन में बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, ऑफलाइन में मैंने सिंपल इसकी ट्रिक बता रखी है। ठीक है, तो आप भी इस ट्रिक को याद रख सकते हो। ठीक है, ट्रिक क्या, ये तो एक रिजल्ट होता है फिर सिंपली, ठीक है, ट्रिक नहीं कहेंगे, एक सिंपल रिजल्ट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हो कि इन पैरेलल, ठीक है, या पहले सीरीज की बात करते हैं, इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में पावर जिसकी सबसे ज्यादा कम होगी, ठीक है, पावर जिसकी सबसे ज्यादा कम होगी वो सबसे ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, और पैरेलल में, ठीक है, इससे और अच्छा पावर सबसे ज़्यादा, और यहीं क्या बोल सकते हो कि सीरीज में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी
उसकी ब्राइटनेस जो है, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस जो है वो उतनी ही कम होगी, ठीक है, ठीक है, यानी कि पावर मोर तो ब्राइटनेस इज लेस, ठीक है, ये, और पावर इज लेस देन ब्राइटनेस इज मोर, ठीक है। अब ये सीरीज में इसका उल्टा हो जाता है, सॉरी पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में इसका उल्टा है। कैसे? पैरेलल में जिस बल्ब की पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पैरेलल में जिस बल्ब की पावर सबसे ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस भी सबसे ज़्यादा होगी। और पैरेलल में जिसकी पावर सबसे कम है उसकी ब्राइटनेस भी सबसे कम होगी, ओके, उसकी ब्राइटनेस भी सबसे कम होगी, ठीक है। इस रिजल्ट को आप ध्यान रख सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए तो आपके ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 incandescent bulbs A, B and C of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel। देखिए अब देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में मैंने क्या बताया, ये ट्रिक किसके लिए, ये जो है ये रिजल्ट आपके बल्ब्स के लिए है। जब आपके बल्ब, देखिए एक बार दोबारा से बता दूं मैं, अगर आपके बल्ब जो हैं, आपके बल्ब की, देखिए आपके बल्ब की जो है इलेक्ट्रिकल पावर आपको दे रखी होगी, पावर रेटिंग आपको दी होगी, पावर रेटिंग या वाटेज कह लो, वाटेज बोलते हैं इसको, वाटेज दिया होगा, तो वाटेज मतलब कितना वाट का बल्ब है, ठीक है, तो आपको पावर दी होगी, तो पावर आपको जो दी गई है वो सीरीज में अगर आप कनेक्ट कर देते हो उन बल्ब्स को, तो सीरीज में जिस बल्ब की पावर सबसे कम होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, यानी कि वो जो बल्ब होगा वो सबसे तेज जल रहा होगा। और जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी सीरीज में अगर कनेक्टेड है, तो जिस बल्ब की पावर सबसे ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे कम होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर पैरेलल में आपने लगाए हुए हैं बल्ब्स, तो जिस बल्ब की पावर पैरेलल में पावर सबसे ज्यादा होगी वो सबसे तेज ग्लो करेगा, उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, और जिस बल्ब की पावर सबसे कम होगी पैरेलल में वो उसकी ब्राइटनेस भी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग देयर ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं कि बल्ब ए, ठीक है, सो देखिए ध्यान से, बल्ब ए की जो पावर है वो सबसे कम है, और ये सारे देखो तीनों बल्ब जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ए बी सी को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो ये वाला हमारा ये जो है ये लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल वाला। तो पावर जिसकी सबसे ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, पावर किसकी सबसे ज्यादा है, सी बल्ब की, ठीक है, रेस्पेक्टिवली दे रखा है। तो जो बल्ब सी होगा, जो बल्ब सी होगा वो सबसे ब्राइट ग्लो करेगा, उसके बाद जो बल्ब बी है वो उससे कम ग्लो करेगा, एंड देन उसके बाद जो बल्ब ए है वो सबसे कम ग्लो करेगा। ये हमारा फाइनली एकदम आ गया रिजल्ट, ठीक है। सो यहाँ से अब आप अपना आंसर देख लो, चार ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी सेम, ये तो गलत है, ठीक है, ये जो है ये तो गलत है, ब्राइटनेस जो है सारे बल्ब्स की सेम नहीं होगी। फिर ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी द मैक्सिमम, नहीं, ब्राइटनेस ए बल्ब की तो सबसे मिनिमम है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, तो बल्ब बी की ब्राइटनेस है वो ज्यादा होगी बल्ब ए से, तो देखो बल्ब बी जो है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है बल्ब ए से, ठीक है, ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। उसके बाद डी ऑप्शन, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन दैट ऑफ बी, यानी जो ब्राइटनेस है बल्ब सी की वो कम होगी बी से, नहीं, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो सी है वो तो सबसे ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, ओके। सो our next question is question number 15, that is, in an electric circuit two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery, the heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 second will be। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाने मत बैठ जाना, ठीक है, बनाना है तो बना के देख लेना, ठीक है, पर सिंपली करना सीखो। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो रजिस्टर्स हैं 2 ओम एंड 4 ओम के, उनको सीरीज में कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो सीरीज में कनेक्ट है तो 2 + 4 कितना आया 6 ओम, उसके बाद आपके पास वोल्टेज कितना दिया है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की आपके पास बैटरी दे रखी है। उसके बाद हीट डिसिपेटेड पूछिए 4 ओम वाले रजिस्टर में, ठीक है, अगर 5 सेकंड के लिए करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आई निकालना पड़ेगा, आई टोटल, ठीक है, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आई इजिकल टू वी बाई आर, आई इजिकल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटल करंट आ जाएगा, तो वी कितना है हमारे पास 6, आर इक्विवेलेंट कितना है 6, सिमेट्रिकल है, देखो तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। अब देखो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप ये जानते हो कि जब दोनों जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं 2 ओम एंड 4 ओम, तो दोनों में से जो करंट जा रहा होगा वो सेम होगा, और जब दोनों में से करंट सेम फ्लो कर रहा होगा तो हम पावर कैसे निकाल सकते हैं,
हमको हीट डिसिपेटेड पूछा है, तो हीट का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, बाकी के फॉर्मूले भी हमारे पास वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी वी आई टी, उन फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, बट हमारे पास आई है, आर भी है और टी भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना डायरेक्टली। तो H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई कितना है उस रजिस्टर में से। ठीक है, आपको रजिस्टर में देखना है कि वो रजिस्टर कितना पोटेंशियल ले रहा है, आपको रजिस्टर वाइज यूज करनी है वैल्यूज। ठीक है, ये नहीं है टोटल वाली यूज कर दी। तो उस रजिस्टर में से करंट कितना जा रहा है, तो ये तो सीरीज में है, तो टोटल करंट जितना है वही फ्लो कर रहा होगा इसमें से, तो कितना है आई 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू आर, तो उस रजिस्टर का यूज करना है। किस रजिस्टर में पूछा है, 4 ओम वाले रजिस्टर में पूछा है। ठीक है, तो 4 ओम वाले रजिस्टर कितना है, 4 है। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दिया है आपके पास, 5 सेकंड, तो इंटू 5। ठीक है, सेकंड, तो देखो सब आपने जब ऐसा यूनिट यूज किए हैं, जो करंट है 1, देखो एम्पियर में ऐसा यूनिट है, उसके बाद रेजिस्टेंस 4 ओम, ओम भी ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की, और टाइम की सेकंड, तो आपने सब ऐसा यूनिट यूज किए हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी ऐसा यूनिट में आएगा हीट की। तो हीट की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। तो इस सबको सॉल्व करो कितना आएगा, 5 4 20, तो हीट कितनी आई, 20 जूल। ये दैट इज अवर सी ऑप्शन। ओके, सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 जूल। ओके, so now our next question is question number 16, that is an electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. A fuse wire of watt rating must be used for it. ठीक है, so आपके पास इलेक्ट्रिक केटल की पावर कंज्यूम्ड दे रखी है। ओके, देखिए आपके पास पावर दे रखी है इलेक्ट्रिक केटल की, कितनी है, पी कितनी दे रखी है, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट को पहले हम वाट में कन्वर्ट करें, ये तो इसकी एक बिगर यूनिट है, तो पहले आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलो की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया हुआ है 10⁻3, तो 10⁻3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आ गया, ये 10⁻3 वाट। ठीक है, ये आ गई आपके पास पावर। उसके बाद कितना क्या दिया है आपको, वोल्टेज दे रखे हैं, तो वी आपको दे रखा है कितना दिया है, 220 वोल्ट। ठीक है, सो आपको फ्यूज वायर पूछा है कि किस रेटिंग का फ्यूज वायर आपको यूज करना चाहिए, तो सिंपली आपको आई निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो सिंपली आपको दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, तो P इजिकल टू वी आई, तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, आई, तो आई क्या हो जाएगा, P बाई वी, आई इजिकल टू P बाई वी। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 10⁻3, तो इसको क्या करोगे, 1000 लिख सकते हो, अपॉन 220, अपॉन 220। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास जब इसको सॉल्व करोगे तो 4.5 ओम आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी ओम बोल रहा हूँ, एम्पियर। ठीक है, 4.5 एम्पियर जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5 एम्पियर। ओके, सो 4.5 एम्पियर। अब आपसे पूछा गया है कि किस रेटिंग का फ्यूज वायर आपको यूज करना पड़ेगा, तो देखिए जो आपका जो फ्यूज वायर होता है वो कंप्लीट जो होल नंबर रेटिंग में आता है। ठीक है, जैसे 1 एम्पियर का होता है, 2 एम्पियर का होता है, 4 एम्पियर का, ऐसी 5 एम्पियर का। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जब आप रीड करेंगे, नीचे साइड में दे रखा है पेज में, तो आपको वहाँ दिखेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वाले पार्ट में आपको दे रखा है कि जो फ्यूज वायर होता है वो कंप्लीट होल नंबर वाले रेशियो में आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये आपकी कितनी आ रही है, 4.5 एम्पियर। तो जब भी आपको रेटिंग, आपने फ्यूज वायर कौन सी रेटिंग का यूज करना है, जब आपको ये चेक करना हो, तो आप आई की वैल्यू निकाल लो उस अप्लायंस के लिए। ठीक है, तो अप्लायंस के लिए आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.5, तो उससे जस्ट ज्यादा वाला कौन सा फ्यूज वायर होगा, वो वाला आपको यूज करना पड़ेगा। तो 4.5 से ज्यादा वाला कौन सा है, 5 एम्पियर वाला। 4.5 से ज्यादा लोगे तो 5 ही आएगा डायरेक्ट, 6 नहीं ले सकते आप। अगर आपने 6 यूज कर लिया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपको 5 ही यूज करना है, तो 4.5 से बड़ा वाला देख लो कौन सा है, 5। तो आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, दैट इज 5 एम्पियर। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो इसमें क्या बोला है, 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव। अब 2 रजिस्टर्स हैं 2 ओम के और 4 ओम के, उनको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। कहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है, अच्छा सीरीज पैरेलल इस ऑप्शन में ही दिया है। ठीक है, सो ये ऑप्शन में क्या है, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जब इन दोनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो करंट जो होगा वो दोनों में से सेम फ्लो करेगा, नहीं करेगा यार। आपने पढ़ रखा है कि जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 2 रेजिस्टेंस को, तो जो दोनों ब्रांचेस में करंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और जो दोनों ब्रांचेस में जो करंट होता है उसको ऐड कर दो, तो फाइनल करंट जो टोटल आपका बैटरी से आ रहा होता है उसके बराबर आता है वो। अच्छा दोनों, अच्छा ये ध्यान रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, सेम करंट बोला है, ध्यान से देखना। अगर दोनों रेजिस्टेंस आपको 4 ओम के दे दिए होते तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता।
सेम करंट फ्लो कर रहा होता दोनों वायर्स में, ठीक है, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा होता। अगर दोनों 2 ओम के हो जाते तो दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा होता। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इसको तब भी गलत मार्क कर देते जब ये 2 ओम होता या 4 होते दोनों, तो बच्चे इसको गलत मार्क कर देते पहले वाले ऑप्शन को, क्या समझ के कि जो टोटल करंट आ रहा है वो टोटल करंट तो बट जाएगा दोनों ब्रांचेज में। भाई वो चीज़ पूछी नहीं है, उसमें ये पूछा है कि दोनों रजिस्टर्स में से जो करंट जा रहा है वो सेम है या नहीं। तो जब रजिस्टेंस दोनों का सेम हो जाएगा तो करंट बराबर तरीके से बढ़ जाएगा दोनों ब्रांचेज में, ठीक है। बट यहाँ पे तो ये दोनों डिफरेंट है, मैंने डीप में जाके बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है, तो दोनों में जो करंट होगा वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी कि 4 ओम वाली जो 4 ओम वाला जो वायर होगा उसमें आपका जो करंट होगा वो कम जा रहा होगा और 2 ओम वाले में ज़्यादा जा रहा होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बी ऑप्शन में क्या बोला है, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब दोनों रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जितना टोटल करंट आपका बैटरी से निकल रहा होता है उतना ही पूरे सर्किट में फ्लो करता है, तो उतना ही इस रेजिस्टेंस में से जाएगा, उतना ही इसमें से जाएगा जब आप सीरीज में कनेक्ट किया है। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब सी ऑप्शन ये भी गलत ही होगा, देखो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, आपने पढ़ रखा है। सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और उन सबको ऐड कर दो तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाता है वो, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी गलत है, क्योंकि आप ये जानते हैं जो पैरेलल में आप जब कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ डिफरेंट बोला है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये सब गलत हो गए, बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इलेक्ट्रिक पावर की दूसरी यूनिट और क्या हो सकती है, किस यूनिट में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, P इज इक्वल टू वी आई, ओके। सो यहाँ V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है। और I करंट है, करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। तो आपकी पावर की यूनिट क्या आ गई एक और, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। और ये आपके, आप ध्यान से अगर एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपके एनसीईआरटी में यूनिट दे रखी है पावर की, ठीक है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। सो आपकी फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट एम्पियर, ओके। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। सो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।